हिमालय के काराकोरम रेंज में भारत और पाकिस्तान के बीच समुद्र तल से तकरीबन 21,000 फुट की ऊंचाई पर एक ग्लेशियर है, नाम सियाचिन। पाकिस्तान इसे हर कीमत पर जीतना चाहता था, परंतु हिंदुस्तान के रणबांकुरों ने पाकिस्तान की सेना को बर्फीले क्षेत्र में ही धूल चटा दी। इसके साथ जीत ली इस दुनिया की सबसे ऊंचाई पर हुई जंग को। साथ ही इतिहास के सुनहरे पन्नों में दर्ज करा दिया एक ऐसी रण की गाथा जिसका रिकॉर्ड आज तक दुनिया की कोई सेना नहीं तोड़ पाई। आज इस वीडियो में भारतीय सेना के शौर्य गाथा और सियाचिन से लेकर कारगिल तक के पाकिस्तान की सेना ने भारी मात्रा में गर्म कपड़े, स्नो सूट, स्नो बूट का ऑर्डर यूरोप की एक कंपनी को दिया। सौभाग्य से भारत भी इसी कंपनी से स्नो सूट और स्नो बूट खरीदा था, लेकिन इस बार कंपनी ने भारत का ऑर्डर लेने से मना कर दिया। पूछने पर पता चला कि पाकिस्तान का ही ऑर्डर इतना बड़ा है कि उसे इसे ही पूरे करने में अभी काफ़ी वक्त लगेगा। इस बात ने भारतीय खुफिया एजेंसियों को सोचने पर मजबूर कर दिया और उन्हें लगने लगा कि पाकिस्तान के इरादे कुछ ठीक नहीं हैं। इसीलिए पाकिस्तान से सटे सभी बर्फीले इलाकों पर चौकसी और मुस्तैदी को और भी बढ़ा दिया गया और अंत में हुआ भी वही जिसका शक भारत को था। अप्रैल 1984 में पाकिस्तान ने सियाचिन पर हमला कर दिया। जवाबी कार्रवाई में भारत ने ऑपरेशन मेघदूत को चलाया। भारत की सेना ने अदम्य साहस, वीरता, पराक्रम का परिचय देते हुए 21,000 फुट की ऊंचाई पर बर्फीली हवाएं, कई फुट गहरी बर्फ और सामने से दुश्मन की गोलियों को चुनौती देते हुए भारत के सपूतों ने जीत ली दुनिया की सबसे ऊंचाई पर लड़ रही जंग को। इस जंग में नाइक सूबेदार बाना सिंह हीरो रहे। नाइक सूबेदार बाना सिंह को उनकी वीरता और पराक्रम के लिए भारत सरकार ने भारत के सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से नवाजा। इधर पाकिस्तान में आम जनता की सरकार को तो सेना ने 1978 में ही उखाड़ फेंका था। पाकिस्तान की सेना एक सैनिक तानाशाह नाम जनरल जियाउल हक के नेतृत्व में राज कर रही थी और इस हार ने पाकिस्तान की सेना के मुंह पर एक बार फिर से कालिक पहुंच दी थी और इस तानाशाह ने आगे चलकर सियाचिन से कुछ ही दूरी पर अपनी सेना के बेहतरीन फौजियों की यानी कि एसएसजी कमांडोज की एक नई ब्रिगेड खड़ी करी और एक ब्रिगेडियर को इसकी कमांड सौंप दी। ये ब्रिगेडियर पहाड़ी लड़ाई, खुफिया ऑपरेशन और हिंदुस्तान के साथ हुई 3 जंगों का तजुर्बा रखता था। किसी को नहीं पता था कि आगे चलकर यही ब्रिगेडियर देश में एक बार फिर से जनता की चुनी हुई सरकार को उखाड़ फेंकेगा। लेकिन अभी इस ब्रिगेडियर के अंदर भारत से मिली करारी शिकस्त का गुस्सा भरा हुआ था। इसने अपने साथी अधिकारियों के साथ मिलकर कारगिल की चोटियों को हथियाने का एक फुल प्रूफ प्लान बनाया और अपने जनरल जियाउल हक के सामने प्रस्तुत किया। परंतु जनरल जियाउल हक फिर से हार का मुंह नहीं देखना चाहता था, क्योंकि भारतीय सेना के शौर्य व पराक्रम से भली भांति परिचित था। इसलिए उसने उसके प्लान को सिरे से खारिज कर दिया। इस ब्रिगेडियर का नाम परवेज मुशर्रफ था। कमांडो होने के नाते ये एक जिद्दी और अड़ियल स्वभाव का व्यक्ति था, परंतु अपने जनरल के सामने वो कुछ नहीं कर सकता था। साल 1987 में जब जनरल जियाउल हक की मृत्यु एक हवाई दुर्घटना में हो गई और पाकिस्तान में फिर से आम जनता की चुनी हुई सरकार सत्ता में आई और इस बार मुल्क की सत्ता एक महिला प्रधानमंत्री बनर्जी भुट्टो को दी गई। बनर्जी भुट्टो के पिता जुल्फिकार अली भुट्टो को जियाउल हक ने ही फांसी पर चढ़ाया था और इसीलिए इस महिला प्रधानमंत्री के दिमाग में कहीं ना कहीं अपनी ही फौज के प्रति एक घृणा थी। ब्रिगेडियर परवेज मुशर्रफ जब उसके पास अपना प्लान लेके पहुंचा तो भुट्टो ने तुरंत उसे नकार दिया बिना किसी दबाव में आकर। समय आगे बढ़ रहा था, परंतु ब्रिगेडियर परवेज मुशर्रफ के दिमाग के पिछले हिस्से में अभी भी कारगिल को जीतने का एक ख्याली पुलाव उबल रहा था। कई साल बीतने के बाद फरवरी 1997 में
पाकिस्तान में नवाज शरीफ की सरकार आई और तब तक ये भी सेना में काफ़ी ऊंचे ओहदे पर पहुंच चुका था। मानो किस्मत इससे ये गलती करवा कर ही दम लेगी। साल 1998 में अक्टूबर के माह में नवाज शरीफ की सरकार ने इसे पाकिस्तानी सेना का मुखिया बना दिया और ये बन गया जनरल परवेज़ मुशर्रफ। आखिरकार वो वक्त आ ही गया जिसका इंतज़ार जनरल परवेज़ मुशर्रफ कर रहा था। जैसा कि पूरा दुनिया जानती है कि पाकिस्तान में सरकार की नहीं बल्कि सेना प्रमुख की ज़्यादा चलती है और इस बार सेना प्रमुख की कुर्सी पर बैठा था जनरल परवेज़ मुशर्रफ। इसने गोपनीयता बनाते हुए बिना किसी को कानो कान खबर हुए अपने 3 सबसे तेज़ तर्रार अधिकारियों को बुलाया और उसके साथ एक मुलाकात की और अपने द्वारा बनाए गए प्लान को फिर से निकाला और धूल मिट्टी को झटकते हुए अपने अधिकारियों के सामने इसे रखा। ये 3 अधिकारी थे। पहले लेफ्टिनेंट जनरल अजीज़ जो कि पाकिस्तानी सेना के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ थे। दूसरे लेफ्टिनेंट जनरल महमूद जो पाकिस्तानी सेना की 10वीं कोर के कमांडर थे। तीसरे थे ब्रिगेडियर जावेद हसन जो पाकिस्तानी सेना के इंचार्ज ऑफ नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री ब्रिगेड के कमांडर थे। जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने अपने तीनों अधिकारियों को बताया कि 1971 के युद्ध के बाद जो शिमला समझौता हुआ था उसमें ये करार तय हुआ था कि सर्दियों में कारगिल की चोटियों से दोनों सेनाएं अपनी अपनी पोस्टें खाली कर देगी और गर्मियां शुरू होते होते वापस अपने अपने बंकरों में लौट आएगी। तो क्यों ना हम सर्दियों में ही उनके बंकरों पर कब्जा कर लें और कारगिल की चोटियों पर जाकर बैठ जाएं, जिससे कि न केवल हम कारगिल की चोटियों पर कब्जा कर लेंगे बल्कि हिंदुस्तान की नेशनल हाईवे नंबर 1 पर भी पूरा नियंत्रण कर लेंगे और कारगिल, लेह, लद्दाख, द्रास इस पूरे इलाके पर अपना कब्जा कर लेंगे और इस पूरे इलाके को हिंदुस्तान से कट ऑफ कर देंगे। यहाँ से सियाचिन तो कब्जे में आ ही जाएगा, साथ ही साथ ब्याज के रूप में कारगिल और दूसरे हिंदुस्तानी इलाके भी अपने हिस्से में आ जाएंगे। जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने बिना अपने प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और अपनी सिस्टर आर्म्स यानी कि आर्म्ड फोर्सेस की दूसरी इकाइयों नेवी और एयरफोर्स को भी नहीं बताया और ब्रिगेडियर जावेद हसन को आदेश दे दिया कि वो एक रेकी दल को कारगिल में भेजे और हिंदुस्तान की कारगिल में खाली पड़ी पोस्टों पर कब्जा कर ले, परंतु अपने जवानों को मुजाहिदीन या टेररिस्ट की वेशभूषा में भेजे ताकि जब हिंदुस्तानियों को पता चले तो वो ये कह सके कि ये फौजी उनके नहीं बल्कि ये मुजाहिदीन हैं जो कश्मीर को आज़ाद कराने के लिए लड़ रहे हैं। ब्रिगेडियर जावेद हसन ने एक रेकी दल को एलओसी पार भेजा, भारत के क्षेत्र में भेज दिया। ये दल 10 किलोमीटर भारत के भीतर घुसने के बाद वहाँ कोई हिंदुस्तानी फौजी को ना पाकर उन्होंने अपने बेस कमांडर को सूचना भेजी कि अब क्या करना है। बेस कमांडर ने ब्रिगेडियर जावेद हसन को और ब्रिगेडियर ने जनरल परवेज़ मुशर्रफ से संपर्क किया। तब जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने और भीतर जाने के आदेश दे दिए और देखते ही देखते पाक सेना भारत में 24 किलोमीटर और अंदर घुस गई और ज़्यादा रीइंफोर्समेंट मंगाकर कारगिल की सारी ऊंचाई और हाइट को अपने कब्जे में ले लिया। लेकिन इतना बड़ा ऑपरेशन करने का तो प्लान ही नहीं बनाया था, परंतु इस गैंग्स ऑफ 4 यानी कि 4 बड़े अधिकारियों का प्लान परिस्थिति के हिसाब से बदलता रहा, यानी कि चादर से ज़्यादा पैर फैला लिए थे। वहीं इन सब चीज़ों से अनजान भारत फरवरी 1999 में बस डिप्लोमेसी के तहत भारत के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी कैबिनेट के सीनियर नेताओं के साथ पाकिस्तान से बेहतर रिश्तों की उम्मीद में बाघा बॉर्डर से पाकिस्तान गए और पाकिस्तान भी इन सब बातों से बेखबर भारतीय प्रधानमंत्री का बहुत जोरों शोरों से स्वागत किया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने खुद उनका स्वागत किया। मार्च की महीने में जब भारतीय सेना लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया के नेतृत्व में वापस अपने बंकरों की तरफ लौटी तो पाकिस्तानी सैनिकों ने उनको और उनकी प्लाटून को पकड़ लिया और बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया। तब कई दिनों तक प्लाटून के संपर्क में नहीं आने पर 4 जाट के कमांडिंग ऑफिसर ने एक और प्लाटून लेफ्टिनेंट अमित भारद्वाज की कमांड में भेजी। इस प्लाटून का कोई भी पता नहीं चल पाया। तब पहली बार भारत को पता चला कि कारगिल की ऊंचाइयों पर पाकिस्तानी बैठ गए हैं। जब इसके लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पर दबाव डाला गया तो प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने आर्मी चीफ जनरल परवेज़ मुशर्रफ को ब्रीफिंग के लिए अपने दफ्तर में बुलाया।
परंतु जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने साफ साफ इनकार कर दिया कि वहाँ पाकिस्तानी सेना नहीं बल्कि मुजाहिदीन बैठे हुए हैं। अप्रैल के महीने में फिर से मीटिंग के लिए बुलाया गया, पर जनरल परवेज़ मुशर्रफ एक बार फिर नट गए। परंतु मई के आते आते भारत की खुफिया एजेंसी RAW ने जनरल परवेज़ मुशर्रफ और लेफ्टिनेंट अजीज के बीच हो रही टेलीफोनिक कन्वर्सेशन को रिकॉर्ड करके पूरी दुनिया को सुना दिया। तब नवाज शरीफ पर और ज़्यादा दबाव पड़ा, तो उन्होंने पाकिस्तानी फौजी के औजरी कैंप में जनरल परवेज़ मुशर्रफ और सेना के सभी बड़ी अधिकारियों, वायुसेना, जल सेना और कैबिनेट के सीनियर नेताओं जो पहले फौज में रह चुके थे बुलाया। परंतु इस मीटिंग में भी ब्रीफिंग करते हुए ऐसे नक्शे का इस्तेमाल किया जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने जो क्लियर तरीके से LOC को नहीं बताता था। पाक सेना और हिंदुस्तानी सेना कहाँ कहाँ पे खड़ी है इसका कोई जिक्र उसमें नहीं था। परंतु इस मीटिंग में दो बड़े रिटायर्ड फौजी अधिकारी जो नवाज शरीफ की सरकार में अब कैबिनेट के मंत्री थे, एक जनरल माजिद मलिक जो कश्मीर अफेयर के मंत्री थे, एक जनरल इफ्तिकार जो डिफेंस सेक्रेटरी थे, ने बात को पकड़ लिया। वहाँ कुछ नहीं बोले और मीटिंग ख़त्म होने के बाद उन्होंने नवाज शरीफ को बताया कि दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी की पूरी दाल ही काली है। वहाँ कारगिल में अपने ही सिपाही बैठे हुए हैं, परंतु नवाज शरीफ ने अपनी फ़ौज को बचाने के लिए अपना मुंह बंद कर लिया। इधर हिंदुस्तानी फ़ौज ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी इनको पीछे खदेड़ने के लिए। न केवल सेना बल्कि बोफोर्स जैसी बड़ी और भारी तोपों को भी समुद्र तल से 17,000 फुट की ऊंचाई पर लाके रख दिया। भारतीय सेना के प्रमुख जनरल वेद प्रकाश मलिक ने एयरफोर्स और नेवी को भी हाई अलर्ट पे कर दिया। एयरफोर्स ने ऑपरेशन सफ़ेद सागर और आर्मी ने ऑपरेशन विजय लॉन्च कर दिया। जनरल मलिक ने भारी मात्रा में ट्रूप्स और तोपों को कारगिल में भेज दिया। अब ज़मीन से तोप के गोले और आसमान से एयरफोर्स के लड़ाकू जहाज़ और हेलीकॉप्टर पाकिस्तानी सेना पर आग बरसाने लगे। इस लड़ाई में हिंदुस्तानी सेना की तरफ से 18 ग्रेनेडियर, 13 जैकलाई, 18 गढ़वाल, 2 राजरिफ, 8 सिख, 17 जाट, 2 नागा, 1 बिहार, 27 राजपूत और 1/11 GR की यूनिटें लड़ी। और न केवल लड़ी बल्कि ऐसी लड़ी कि पाकिस्तान की सेना अपना सर भी ऊंचा नहीं कर सकी। और दुनिया के 40 से ज़्यादा देश की सेना आज भी भारतीय सेना से इसके लिए ट्यूशन लेती है, जिसमें अमेरिका और रशिया जैसी सेना भी शामिल है। क्योंकि कारगिल ऐसी नंगी पहाड़ियों पर लड़ी गई जहां छिपने के लिए कोई जगह नहीं और ऊपर से ऊंचाई, बर्फ़ जमा देने वाली बर्फीली हवा, दुश्मन ऊंचाई पर बैठा था जो पत्थर भी मारे तो 200 मील की रफ्तार से लगता था। ऐसी लड़ाई को भारतीय सेना ने सिर्फ 2.5 महीने में जीतकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया था। हाँ, इस लड़ाई में हमने बहुत से सैनिक और छोटी उम्र के कई अधिकारी खोए, परंतु पाकिस्तान का कश्मीर को जीतने का भ्रम पूरी तरीके से तोड़ दिया। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में पाकिस्तान को अलग थलग भी कर दिया। साथ ही अमेरिका, जिस पर पाकिस्तान सबसे ज़्यादा गुरूर करता था, उसको भी पाकिस्तान से हटाकर हिंदुस्तान के पाले में लाकर खड़ा कर दिया। साथ ही पाकिस्तान का स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म को भी दुनिया के सामने ला के रख दिया।